हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टडी करेंगे पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चैप्टर 1 है वो स्टडी कर चुके हैं। तो वो चैप्टर देखने के लिए आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो है वो सुन सकते हैं, ताकि आपको सेकंड चैप्टर में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हम चलते हैं कि कैसे हमारा संविधान है, जो इतना प्यारा संविधान है हमारा, वो बनके तैयार हुआ। अब सबसे पहले बात उठती है डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब संविधान बनाना है तो संविधान सभा भी बनानी जरूरी है। तो ये जो डिमांड थी ये कब शुरू हुई? 1934 में जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये किसने दिया था? ये सबसे पहले दिया था एम एन रॉय ने। आपने याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम होता है कि संविधान सभा बनाने का आइडिया सबसे पहले किन्होंने दिया था? रॉय ने दिया था। और ये कौन थे? ये कम्युनिस्ट पार्टी के एक क्या थे? मेंबर थे। इतना आपने याद रखना है। इसके अलावा अब आगे ये क्या कह रहे हैं कि जो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांड करी किस चीज़ की, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, आपने क्या बातें याद रखनी है? आपने ये बात याद रखनी है क्योंकि ये चीजें तो चल रही थी ना। अंग्रेज कह रहे थे अच्छा ऐसा ही देश चलाने वाले हैं आप लोग, ऐसे ही अपने आप से आप संभाल लोगे इस कंट्री को, तो आप हमें संविधान बना के दिखाइए, और जब संविधान बना देंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे। तो ये बात हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत चुभ गई थी, क्योंकि सारे बड़े बड़े लीडर्स थे, एजुकेटेड थे, सारे लॉयर थे ऑलमोस्ट। जो उस टाइम जो लीडर्स थे ना वो लॉयर थे। तो बोले कि अच्छा ये बात है, चलो हम बनाते हैं। तो फिर एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे एम एन रॉय जी। उन्होंने कहा, मतलब ये आइडिया दिया कि भाई अगर हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी तभी तो हम हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये रखना है कि आइडिया दिया किन्होंने? एम एन रॉय जी ने। और फिर ऑफिशियली 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम डिमांड करी अंग्रेजों से कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो पहले प्रोवाइड करवाओ, सभा तो दो, हमें कहाँ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस करें, कैसे ऑफिशियली ये काम करें। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के बिहाफ पे ये डिक्लेयर कर दिया कि जो फ्री कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्री इंडिया मतलब कि इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो फ्रेम किया जाएगा विदाउट एन आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब कि आपका हमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स का हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हम अपने आप हमारा संविधान है वो बना लेंगे। और बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द अडल्ट फ्रेंचाइज। तो यही बात यहाँ पे सबसे बड़ी थी हमारे पॉलिटिकल लीडर की, कि उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम हमारे फ्री इंडिया का संविधान बनाएंगे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाएंगे, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्टेड मेंबर होंगे और जो वोटिंग के थ्रू चूज किए जाएंगे, अडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पे कोई हम किसी को रोकेंगे नहीं वोट देने के लिए, जैसे आप लोगों ने किया है ना, अंग्रेजों ने किया था। क्या किया था? टैक्स वगैरह, भाई टैक्स जो पे कर रहा है, जिसके पास एजुकेशनल डिग्री है कि या फिर जिसके पास प्रॉपर्टी है, सिर्फ वही वोटिंग का राइट उसको मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये बात नल एंड वॉइड कर दी गई आईएनसी के द्वारा। नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इलेक्टेड होगी, और इलेक्टेड भी अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे, बिना किसी बाइसनेस के। भाई ऐसा नहीं है हर व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलेगा। और इस जो ये जो विव था, ये विचार था, एंडोर्स किया और रिट्रेट किया कि आईएनसी है एक रिजोल्यूशन पास करेगी 1939 में। तो आइडिया कब आया? 1934 में। ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब की गई? 1935 में। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने एक डिक्लेरेशन पास किया आईएनसी की तरफ से कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो इलेक्टेड होगी, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होगी, और हम बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के हमारा संविधान है वो बनाएंगे। और ये रिजोल्यूशन आईएनसी द्वारा 1939 में पास कर दिया गया। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो डिमांड है वो फाइनली एक्सेप्ट कर ली गई प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट
इन व्हाट इट इज नोन एज द अगस्त ऑफर, मतलब कि 1940 में क्या लेके आए ब्रिटिश की गवर्नमेंट, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने एक ऑफर निकाला, अगस्त ऑफर, मतलब अगस्त महीने में आया था तो अगस्त ऑफर इसलिए इसका नाम रख दिया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी आईएनसी की, वो एक्सेप्ट कर ली गई ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। फिर 1942 में एक मेंबर आता है स्टैनफोर्ड क्रिस्प, और ये कौन था, मेंबर था कैबिनेट का, इंडिया में आता है और एक ड्राफ्ट प्रपोजल है ब्रिटेन के गवर्नमेंट के सामने, मतलब जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ रह रहे थे उनके गवर्नमेंट के सामने रखता है कि ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड बाय द वर्ल्ड वार सेकेंड। अब ये देखो इतने चालाक आदमी थे, हमने काम करना कब शुरू कर दिया था कि 1939 में, फिर एक साल और लगा देते हैं, ये 1940 में क्या आता है, अगस्त ऑफर लेके आते हैं, स्टैनफोर्ड क्रिस्प इनका कैबिनेट का मेंबर आता है और ये प्रपोजल रखता है कि ठीक है आप अपना संविधान बना लेना, लेकिन वर्ल्ड वार के बाद, अब वर्ल्ड वार कब खत्म होगा अभी वो तो भगवान जाने, ठीक है, क्योंकि 1939 में शुरू हो गया था और 1945 तक ये चला था। इसको क्रिस्प प्रपोजल भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। क्रिस्प प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने ये प्रपोजल है और रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, अब ये टाइम आ गया था कि मुस्लिम लीग एक सेपरेट नेशन चाहती थी जो सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करे, मतलब पाकिस्तान की ये चीजें चाहती थी। तो वो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि दो ऑटोनोमस स्टेट बनेंगे और दोनों का अपना दोनों की अपनी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। तो लेकिन फाइनली क्या होता है, कैबिनेट जो मिशन है वो भारत में आता है। तो कब आता है कैबिनेट मिशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मर्जी जितने स्टार लगा लो और याद रखना है। कैबिनेट मिशन में सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, याद रखना है। इंडिया में पहुंचते हैं मार्च 24 1946 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन पब्लिश करता है अपना प्लान मई 1946 में, 16 मई 1946 के अंदर। तो इनका क्या प्लान होता है वो हम देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। इन्होंने यही बोला ना कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हम देखेंगे, सोचेंगे, आप बना लेना, असेंबली बना दी जाएगी। तो नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई अंडर द फॉर्मुलेटेड स्कीम ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन में कौन थे, लॉरेंस पैथिक लॉरेंस, सन स्टैनफोर्ड क्रिस्प और एवी अलेक्जेंडर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद स्कीम के क्या क्या फीचर्स थे, कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 389 होगी, भी इतने मेंबर होंगे, और इसमें से 296 सीट है वो अलॉट करी गई ब्रिटिश इंडिया को। आपको याद होगा इससे पहले के लेक्चर में, चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग क्या किया था कि इंडिया ऑल इंडिया फेडरेशन बनाई थी, और उस ऑल इंडिया फेडरेशन में इन्होंने प्रोविंस रखे थे, प्रिंसली स्टेट रखे थे जो विलिंग थे आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वही बात कर रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटेन का ऑक्यूपेशन है इंडिया के अंदर, जो कम्प्लीटली ब्रिटेन के अंदर, मतलब कि इनके राज के अंदर जो आती है टेरिटोरी, वहाँ से जो स्टेट है कि भी 296 तो सीट उनको दी जाएगी, ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरी या स्टेट या प्रिंसली स्टेट आते हैं, ठीक है। 93 सीट है वो प्रिंसली स्टेट को दी जाएगी, मतलब जो अभी ऐड नहीं हुए थे, अपना थोड़ा सा ऑटोनोमस तरीके से वो काम चला रहे थे, मतलब अपने आप में राजा बने हुए थे, कि 93 सीट उनको दी जाएगी। और जो 296 हैं जो अलॉट करी गई थी ब्रिटिश इंडिया को सीटें, 292 मेंबर बोले कि भाई आप 11 गवर्नर प्रोविंस से उठाएंगे, और ये 11 गवर्नर प्रोविंस कौन कौन से थे ये आप एक बार देख लो कि 11 प्रोविंस कौन से थे उस टाइम। मद्रास प्रोविंस मतलब स्टेट, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अफगानिस्तान वाला रीजन है, सिंध, बंगाल और असम, ये याद रखना, पूछ लेते हैं, ठीक है। कि भी 292 मेंबर हैं वो प्रिंसली प्रोविंस से आएंगे, और इन प्रोविंस के नाम आपको याद रखने हैं। और जो 4 हैं, 4 फ्रॉम द 4 चीफ जो कमिश्नर प्रोविंस थे, जिसमें इन्होंने चीफ कमिश्नर, आज के अगर मैं बात करूं जैसे पुदुचेरी में या अपने दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट होती है ना, तो वैसे वैसे सिमिलर पोस्ट होती थी। तो वो कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ वाला रीजन, कुर्ग, और ब्रिटेन का जो ब्रिटिश बलूचिस्तान रीजन था वो। तो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना।
सबसे पहले कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी मेंबर की भी उसमें होंगे 389 मेंबर होंगे। इसमें से 296 मेंबर हैं वो किसको देने हैं कि ब्रिटेन इंडिया के अंदर जो प्रोविंस आते हैं उनको देने हैं। 390 सीट है किसको देंगे बी प्रिंसली स्टेट को देंगे। और 4 सीटें ऐसे जगह के लिए रखी जहां पे इन्होंने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं या चीफ कमिश्नर हैं वो बैठा रखे थे। तो वो 4 स्टेट है वो कौन से हैं दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। जैसे इसको आप ऐसे याद रख सकते हो ए बी सी। इससे कैसे और डी कैसे याद रखोगे? ए से क्या हो गया अजमेर हो गया, बी से क्या होगा बलूचिस्तान हो गया, सी के से क्या हो गया कुर्ग हो गया और डी से क्या हो गया दिल्ली हो गया। वेरी सिंपल याद रखना, ठीक है। जब अगर अगर पढ़ोगे ना तो मैं सारी चीजें आपको अच्छे से याद करा दूंगी जहां जहां पे भी जो इजीली तरीके से चीजें याद करी जा सकती हैं। बस आपने कंसंट्रेशन के साथ हैं वो चीजें देखनी है और सुननी है। फिर सेकंड इनका क्या था कि ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट और a group of state in case of small state were to be allotted seat in proportion of their respective population। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें हैं। जैसे अब क्या होता है 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक सीट मिलती है तो इस तरह से सीटों का डिवीजन होगा। Seat allocated to each British province were to be divided among the 3 principal communities। भी आपको किस कम्युनिटी के बेस पे आपको सीटें दी जाएंगी कि मुस्लिम कितने हैं, सिख कितने हैं और जनरल कितने हैं, ठीक है। और इस जनरल कैटेगरी में थे कौन थे? सभी आते थे मुस्लिम को और सिख को छोड़ के। तो मतलब जनरल कैटेगरी में कौन कौन से लोग इंक्लूड हुए? मुस्लिम और सिख को छोड़ के बाकी जितनी भी कम्युनिटी होगी वो जनरल कम्युनिटी में इन्होंने कंसीडर करी। मुस्लिम और सिख को इन्होंने माइनॉरिटी में कंसीडर किया। The representative of the each community were to be elected by the members of that community in the provincial legislative assembly and voting was to be by the method of the proportional representation by means of the single transferable vote। मैंने proportional representation मतलब कि कितने जनसंख्या है वहां पे उस हिसाब से दिया जाएगा। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब ये होता है कि मान लो देखो 1 2 और 3 मेंबर हैं। जैसे आपने देखा ना राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो ऐसी तरीके से होता है कि 3 कैंडिडेट सपोज करो कि खड़े हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। और इसमें क्या किया गया कि मेरी जो चॉइस है, ठीक है, मान लो कि अगर पहली चॉइस होगी तो मान लो कि मैं पर्सन 1 को चुनूंगी। अगर मुझे दूसरा अगर ऑप्शन दिया जाता है तो मैं पर्सन 2 को चुनूंगी, फिर पर्सन 3 को चुनूंगी। मतलब कि प्रेफरेंस दे जाती है, देखी जाती है कि पहले नंबर पे चॉइस क्या है, ठीक है, दूसरे पे क्या है, फिर वोटिंग देखी जाती है कि किसको कितने वोट मिले। फिर उसके बाद क्या होता है कि मान लो कि सबसे ज्यादा वोट है इन 1 और 2 को मिले तो इस तरह से वोट हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। भाई प्रिंसली स्टेट को हमने कितनी सीटें दी थी? ऊपर देखो प्रिंसली स्टेट को बोला था कि हम 93 जो सीट है वो प्रिंसली स्टेट से देंगे। और प्रिंसली स्टेट में जो राजा होता है जो जिसको जो वो नॉमिनेट करेगा कि भी उसको दे दी जाएगी। जो हेड होगा प्रिंस जो होगा वो जिसको भी चुनेगा वो अपनी टिकट उसको दे सकता है, सीट उसको दे सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है इस तरह से क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पार्टली इलेक्टेड होगी पार्टली नॉमिनेटेड होगी। जैसे कि आईएनसी ने क्या कहा था? आईएनसी ने ये कहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने जो रिजोल्यूशन पास किया था उसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होगी और फुल्ली इलेक्टेड होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है संविधान बनाने के लिए वो पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड थी। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। मोर द मेंबर्स वर बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली। और जो डायरेक्ट वोटिंग भी यहाँ पे नहीं हुई तो यहाँ पे लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब कि अडल्ट फ्रेंचाइज का यूज है वो कम हुआ। मतलब जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर थे उन्होंने ही आगे वोटिंग करके मेंबर्स है वो चुने थे, ठीक है। The election to the Constituent Assembly for 296 allotted to the British Indian Province और ये कब हुए? जुलाई 1946 में हुए थे, जिसमें आईएनसी ने 296 में से 208 सीटें जीती। 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और जो कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर थे उन्होंने 15 सीटें जीती। और जो 93 सीट थी जो कि प्रिंसली स्टेट को अलॉट की गई थी वो अभी
फील्ड नहीं की गई थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, प्रिंसली स्टेट ने ये सोचा था कि हम बैकआउट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में हिस्सा लेंगे, तो क्या होगा, उनको अपने राजशाही ठाट बाट छोड़ने पड़ेंगे। अब वो सीधे इलेक्ट किए जाएंगे, अब राजा राजा का कोई कंसेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि अभी हम है ना दूर रहते हैं, हम नहीं हिस्सा लेते इसके अंदर। Although the Constituent Assembly was not डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया और अडल्ट फ्रेंचाइज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे। द असेंबली कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओल्ड सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, और असेंबली में जो मेंबर आए थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी से ही मेंबर आए थे, मतलब सारी जो कम्युनिटी थी उनको रिप्रेजेंटेटिव उनके असेंबली के अंदर थे, मतलब कि हर कम्युनिटी से बंदा अवेलेबल था। The assembly included all the important responsibility of India at that, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, जो भी फेमस पर्सनैलिटी थी वो असेंबली के अंदर थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा गांधी इसके अंदर नहीं थे। क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम किया जाता है कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, उनके मेंबर नहीं थे। द एलोकेशन ऑफ सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कम्युनिटी वाइज रिप्रेजेंटेशन है, वो वुमेन मेंबर भी थी, जो कि टेबल नंबर आगे हम इसमें देखेंगे भी कैसे कैसे कौन कौन मेंबर थे, वो हम आगे स्टडी कर लेंगे। तो मेन बात आपने इसमें ये याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया, एम एन रॉय जी ने दिया। कब दिया, 1934 में दिया। 1935 में ऑफिशियली डिमांड करी गई। 1938 में रिजोल्यूशन है वो पास कर दिया गया आईएनसी की तरफ से, सॉरी 1939 में। और उसके बाद अगस्त ऑफर आता है, इसमें ये जो डिमांड है वो एक्सेप्ट की जाती है। और फाइनली क्रिस्प मिशन के द्वारा 1946 में असेंबली का फॉर्मेशन होता है। टोटल 389 सीट रखी गई, उसमें से 296 प्रिंसली जो ब्रिटेन का इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया था, उसको दी गई। और 93 सीटें वो प्रिंसली स्टेट को दी गई, और 4 सीटें हैं वो कमिश्नर स्टेट को दी गई। इनके नाम मैंने आपको बताया था, ABCD से याद रखना है। और 11 प्रोविंस के नाम भी याद करना है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सिंध, ठीक है, असम, ये भी आपने याद रखनी है। फिर डायरेक्ट वोटिंग नहीं हुई थी, पार्टली नॉमिनेटेड थी, पार्टली इलेक्टेड थी। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 जीती, और प्रिंसली स्टेट ने अब्सटेन किया कि हम नहीं आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, क्योंकि उनको अपने राजशाही ठाट बाट छोड़ने पड़े। हर कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे, पॉपुलेशन पे और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे ये इलेक्शन हुआ था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और इसके अलावा आपने कुछ नहीं याद रखना है अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब देखते हैं कि वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग कैसे हुई भी, कैसे उसने काम किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 में, मतलब सारे मेंबर इकट्ठे हुए, जो भी नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड थे, जिसने भी पार्टिसिपेट किया, तो वो मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 दिसंबर 1946 को। मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट किया मीटिंग का, और उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, सेपरेट नेशन चाहिए, दूसरी असेंबली चाहिए, और हम इसमें टेक पार्ट नहीं करेंगे। मीटिंग को जो अटेंड किया वो 207 मेंबर्स ने फर्स्ट मीटिंग को अटेंड किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा है जो ओल्डेस्ट मेंबर हैं, वो इलेक्ट करे गए इस असेंबली के हेड। टेम्परेरी तौर पर इसको माना गया, और वो इसलिए कि जो एल्डर पर्सन है वही मीटिंग को हेड करेगा। इस तरह की प्रैक्टिस है वो फ्रांस में है वो की जाती थी। तो फ्रांस का भी आपको पता होगा कि जो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने फ्रांस से भी कुछ प्रोविजन लिए हैं, वो जो मैं आपको आगे कराऊंगी। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी का नाम आपने याद रखना है। फिर 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद ये मिलते हैं 11 दिसंबर को, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट हेड चुन लिया जाता है असेंबली का, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। सिमिलरली 25 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी वाज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वाइस प्रेसिडेंट है वो HC मुखर्जी को चुना गया, ये भी आपको याद करना है। लेटर क्या हुआ, असेंबली रिजोल्व टू हैव अ 2 वाइस प्रेसिडेंट। तो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है वो कब चुने गए, VT कृष्णाचारी वाज इलेक्टेड एज द सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रेसिडेंट मेन चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरपर्सन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और ये प्रैक्टिस फ्रांस में की जाती थी कि वे ओल्डेस्ट मेंबर है उसको चुनेंगे। परमानेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट एच मुखर्जी। उसके बाद दूसरा वाइस प्रेसिडेंट था कृष्णमचारी। ठीक है, तो ये आपने वीटी कृष्णमचारी वाइस प्रेसिडेंट था, सेकंड वाला। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, अब हमने भाई संविधान सभा भी चुन ली है, मीटिंग भी हो गई है, चेयरपर्सन भी बना लिए गए हैं। अब हम संविधान बनाने की तैयारी करते हैं और उस संविधान में क्या क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, हमने हमारी जनता को क्या देना है, हमने कैसे हमारा संविधान बनाना है, तो उसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो फिर ये थर्ड मीटिंग होती है 13 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जिसको हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट भी बोला जाता है, इसमें यहाँ पे आपको हमारे जो लीडर्स के दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, उनकी फिलोसफी यहाँ पे झलकेगी, उनके विचार यहाँ पे झलकेंगे कि वो अपने देश की जनता के लिए क्या करना चाहते थे। अगर इंडिया फ्री हो जाता है तो वो किस तरह का ट्रीटमेंट अपने देश के लोगों के साथ करना चाहते थे, तो यहाँ पे वो चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Constituent Assembly declared its form and the solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic to draw up her future and governance a constitution। भी constitution के अकॉर्डिंग हम हमारे independent sovereign nation को govern करेंगे। अच्छा, sovereign और independent में फर्क है, आपने ये देखना है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, लेकिन आप किसी के कहे से भी कोई बात मान लो लेते हो। और सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु, मतलब कि हम हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से बिना किसी के इंटरफेयर के, बिना किसी के पॉलिटिकल दबाव के आके चीजें करेंगे। जैसे हमारा देश क्या है, सोवरन है, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स देखें, तो आप अभी न्यूज में सुनते हो कि इंडिया ने दबाव में भारत इसके अमेरिका के दबाव में आके क्या कर दिया, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकना कर दिया। तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल ग्लोबल प्रेशर होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी है वो कंप्रोमाइज होती है। पीछे आपने न्यूज में सुना होगा, ट्रंप जी बार बार कह रहे थे कि भाई मैंने इंडिया और पाकिस्तान की वार रुकवा दी, वार रुकवा दी। तो ये भी क्या है कि किसी के कहने से हम डिसीजन ले रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारी सोवरेनिटी को हर्ट करती हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि सोवरन और इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक मतलब कि गणतंत्र, लोगों के द्वारा चुना हुआ, राजा नहीं होगा अब। ठीक है, कोई वेयर इन द टेरिटरीज आर नाउ कंप्राइज ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो जो भी भूमि टेरिटरी आ रही है वो इंडिया की होगी। और जो टेरिटरी हम बनाएंगे, जो इंडियन स्टेट हम बनाएंगे, या अदर पार्ट ऑफ इंडिया जो आउटसाइड है, वो भी हम लेंगे। और जो हमारे अंदर आना चाहता है तो वो हमारा क्या होगा, यूनियन ऑफ इंडिया होगा, वो यूनियन होगी हमारी। ठीक है, और क्या क्या जो सेट टेरिटरीज हैं, चाहे वो विद देयर प्रेजेंट बाउंड्री और विद अदर बाउंड्री, वो डिटरमाइन करेगी बाउंड्री क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिटरमाइन करेगी। मान लो कि देखो, ये भारत का नक्शा में वैसे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे कहीं गुजरात है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये अब मान लो ये एरिया, मान लो कि दोबारा ड्रॉ करते हैं। अरे यार, देखो, मान लो कि ये महाराष्ट्र का एरिया है। ठीक है, अब महाराष्ट्र का इतना ही है। कल को अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब आज के समय की अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, तो महाराष्ट्र का एरिया इतना भी कर सकती है बढ़ा के। ये डिपेंड करता है हमारी पार्लियामेंट के ऊपर। तो जो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बाउंड्री, वही मानी जाएगी। इस लाइन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो ऑटोनोमस यूनिट बनाई जाएंगी, रेजिड्यू पावर, जो मैंने आपको पढ़ाया था 1935 के एक्ट में, कि आज हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग है चीज़ें वो डिसाइड की जाएंगी, अपने अपने हक के अंदर हैं वो कानून बनाए जाएंगे। ऑल पावर और अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूट इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई राजा का कंसेप्ट नहीं है। जो पावर है कहाँ से लेता है हमारा संविधान, हमारे देश के लोगों से लेता है।
और जो ऑल गारंटीड सिक्योर टू ऑल पीपल जस्टिस भी हम देते हैं, लोगों को जस्टिस देंगे। जस्टिस हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल देंगे। सोशल जस्टिस कहाँ मिलता है? डीपीएसपी में मिलता है। पॉलिटिकल जस्टिस आपको कहाँ मिलता है? फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, आपको अपना स्टेटस इंक्रीज करने के लिए आपको इक्वालिटी दी जाती है, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, मौका दिया जाता है कि आप भी किसी के बराबर बनो, आप बिजनेस करो, पढ़ाई लिखाई करो, पोस्ट हासिल करो। तो ये सारे मौके हम देश की जनता को देंगे। और सारे कानून के सामने बराबर हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाएगी, आप अपने विचार रख सकते हो, किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कोई खेल के करता है, कोई बोल के करता है, कोई लिख के करता है, कोई डांस करके करता है। तो हर अलग अलग तरीका है अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का। आप किसी में भी विश्वास रखो, किसी में भी फेथ रखो, अपनी पूजा पाठ करो, अपना कोई काम धंधा करो, कोई एसोसिएशन बनाओ। ये सारी चीज़ें पब्लिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए करो, वो आपको सबकी आज़ादी है। और एडिक्वेट सेफ गार्ड दिए जाएंगे माइनॉरिटी को, जो भी माइनॉरिटी हैं, चाहे मुस्लिम है, चाहे दलित एससी कास्ट के लोग थे, चाहे एसटी कास्ट के लोग थे, जो डिप्रेस हैं, जिनको मौका नहीं मिला, जो सदियों से जिनको दबाया गया, अछूत समझा गया, तो वो चीज़ें अब नहीं चलेंगी। shall be whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic। अभी हमें हमारी रिपब्लिक इंडिया की है वो इंटीग्रिटी बना के रखनी है। सोवरन राइट है, हमारे अधिकार हैं, हमारी लैंड के ऊपर, हमारे समुद्र के ऊपर, हवा में जो हमारा स्पेस है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ द सिविलाइज्ड नेशन, जो लॉ हैं नेशंस के, उनको हम फॉलो करेंगे और हमारी सोवरेनिटी को हम प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी हमारे एंशियंट मोनूमेंट्स हैं, जो राइट हैं, उनको हम क्या करेंगे? मेंटेन करके रखेंगे। हम विलिंग है कंट्रीब्यूट करने के लिए सभी पीस और वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, कि हम शांति के दूत बन के रहेंगे और उनको फॉलो भी करेंगे। हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। रेजोल्यूशन को बिना किसी भेदभाव के यूनानिमसली पास कर दिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। इट इन्फ्लुएंस द इवेंचुअली शेपिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। और ये सारी बातें हैं, हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती हैं। प्रियम्बल में भी ये चीज़ें हमारी ऐड होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कब बनती है? जो रेजोल्यूशन है वो 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पास किया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि चार्जेज हैं वो इंडिपेंडेंट एक्ट के, वो क्या क्या रहे। अगले लेसन में हम इसको देखेंगे।